अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। इसको हमने थोड़ा बहुत जो है ना वो क्लास में मैंने आपको बताया था कि डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या होता है। सही है। तो चैप्टर का नाम भी डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल ही है। और आप इसके लिए गुजराती का जो बुक है, आप यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं ये 4th एडिशन के, और आप वैसे गुजराती का जो 5वां एडिशन का बुक है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। साथ साथ में जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो ज़रूरी ये है कि आपके पास अगर बुक है सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, तो उसको टॉपिक वाइज जो है ना वो खोल के हर एक टॉपिक को पढ़ा करें जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हैं। The types of variables that we have encountered in the preceding chapters were essentially ratio scale. In this chapter, we consider models that may involve nominal scale variables. Such variables, also known as indicator variables, categorical variables, qualitative variables, or dummy variables. These two sentences means that in the previous chapters, जो 8 चैप्टर्स हमने पढ़े थे पिछले सेमेस्टर में, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं अपने रिग्रेशन मॉडल्स में, तो वो सारे वेरिएबल जो थे वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास हम उन मॉडल्स को कंसिडर करेंगे जिसके जो वेरिएबल्स उसमें होंगे वो हमारे पास नॉमिनल स्केल वाले होंगे। तो अगर हमारे पास नॉमिनल स्केल वाले वेरिएबल में आ गए तो इनको फिर हम कहेंगे, या इन नॉमिनल वेरिएबल्स को हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स भी कहेंगे, या इसको हम डमी वेरिएबल भी कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम उन मॉडल्स को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है क्वांटिटेटिव होंगे, क्वालिटेटिव होंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास सारे वेरिएबल्स जो है ना वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, या मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मतलब एक दो वेरिएबल आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक दो, वो आपके क्वांटिटेटिव हैं, और एक या दो वेरिएबल्स आपके क्वालिटेटिव है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, सो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। जो टॉपिक है बुक में वो 9.1 है और टॉपिक का जो नाम है वो द नेचर ऑफ डमी variables. In regression analysis, the dependent variable or regression is frequently influenced not only by the ratio scale variables. Ratio scale variable वो variable जिसको आप उसकी जो ना वो जो जिसमें डिफरेंसिंग दो वेरिएबल की डिफरेंसिंग मीनिंगफुल हो, जिसमें आप मतलब कोई भी मैथमेटिकल आप ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या डिवीजन है। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, वो अगर एक वेरिएबल पे आप यूज करो वो मीनिंगफुल है, तो उस वेरिएबल के स्केल को हम कहते हैं कि ये रेशो स्केल वाला वेरिएबल है। तो हमारे पास जो रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिग्रेशन में, तो वो हमारे पास रेशो स्केल का होता है, मतलब इनकम, आउटपुट, प्राइसेस एंड सो ऑन। बट हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो रेशो स्केल वाले नहीं होते, जिस तरह मैंने प्रीवियस आपको बताया, वो नॉमिनल स्केल भी हो सकते हैं। जैसे सेक्स हो गया, रेस हो गया, कलर हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गई, जोग्राफिकल रीजन हो गया, पॉलिटिकल अपहेवल्स हो गए, एंड पार्टी एफिलिएशन हो गई। ये भी सारे वेरिएबल्स ही हैं, मगर ये हमारे पास रेशियो वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल जो है ये नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, female workers are found to earn less than their male counterparts, or non-white workers are found to earn less than whites. तो मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक वेरिएबल है सेक्स, जिसके दो कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, तो यूजुअली हमने ये देखा है कि फीमेल जो होती हैं वो उनकी जो अर्निंग होती है
वो मेल के हिसाब से कम होती है। या यहाँ पर इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वाइट वर्कर और नॉन वाइट वर्कर का, तो ये एग्जांपल यूजुअली बाहर मुल्कों का दिया जाता है जहाँ पर कुछ लोग वाइट्स होते हैं और कुछ नॉन वाइट्स होते हैं। यहाँ पाकिस्तान के लिए ये एग्जांपल जो है ये सूटेबल नहीं है। तो जिस तरह बाहर मुल्कों में जो जो वाइट वर्कर्स होते हैं, नॉन वाइट वर्कर्स, उनकी जो इनकम होती है वो नॉन वाइट वाइट वर्कर्स होते हैं वो लेस देन वाइट्स की उनकी जो जो इनकम होती है वो गोरे लोगों से उनकी इनकम जो है वो कम होती है। और ये यूजुअली ये कम होती है कि जो 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 सिया फार्म है जिसको हम नॉन वाइट वर्कर्स कहते हैं, तो वो असल मोस्ट मोस्ट कंट्रीज में वो माइग्रेटेड होते हैं, तो उस वजह से उन पे जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो बाकी जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए डिफरेंट होते हैं। उस वजह से उनकी जो इनकम है वो बाकी अपने वाइट वर्कर से कम होती है। और भी बहुत से रीज़न जो है वो पॉसिबल है। दिस पैटर्न में रिजल्ट फ्रॉम सेक्स और रेशल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर इन्होंने जो एक रीज़न दिया है जिस तरह मैंने बताया कि एक रेशल डिस्क्रिमिनेशन भी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी एक एक रीज़न है रेसिज्म। तो रेसिज्म जो है वो भी एक फैक्टर है कि लोग जो है वो वाइट वर्कर को ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं और नॉन वाइट को कम तवज्जो देते हैं, जिसको हम यूजुअली इसको कहते हैं रेसिज्म। But whatever the reason, qualitative variables such as sex and race seem to influence the regression and clearly should be included among the explanatory variables are the regressor। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि जो रीजन जो भी है, मगर चूंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी उनकी भी इम्पोर्टेंस है, तो इन इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को भी हमने कंसिडर करना होगा। सही है। अच्छा जी, चले नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। ये वही टॉपिक है, नेचर ऑफ डमी वेरिएबल्स। Since such variables usually indicate the presence or absence of equality or an attribute such as male or female, black or white, Catholic or non-Catholic, democratic or Republican, they are essentially nominal scale variables। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, तो मतलब इसको हम 0 या 1 का जो है ना वो वैल्यू असाइन करेंगे। 1 का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक हमारे पास एक कैटेगरी प्रेजेंट होगी, और 0 का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी प्रेजेंट नहीं होगी। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को 1 करते हैं या किस चीज़ को 0 करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास अगर एक डमी वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं कि सेक्स एक डमी वेरिएबल है, तो यूजुअली मेल को अगर आप मेल में इंटरेस्टेड, तो मेल की कैटेगरी 1 हो गई, और फीमेल की जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी जो है वो 0 हो गई। या अगर आप कोई और ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक को आप 1 करें और वाइट को आप 0 करें। तो इस तरह जो डमी वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो या तो 1 होती है और या 0। 1 से मुराद ये है कि वो जो कैटेगरी है वो प्रेजेंट है, और 0 से मुराद ये है कि वो कैटेगरी जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पर लिखा भी है कि 1 indicating the presence or position of that attribute and 0 indicating the absence of that attribute. For example, 1 may indicate that a person is a female and 0 may designate a male. Or 1 may indicate that a person is a college graduate and 0 that the person is not, and so on. Variables that assume such 0 and 1 values are called dummy variables. Such variables are thus essentially a device to classify data into mutually exclusive categories such as male, female. यहाँ पर जो या तो एक बंदा मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों एक ही वक्त पे मेल फीमेल एक बंदा एट ए टाइम नहीं हो सकते, या तो वो मेल होगा और या फीमेल होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास रिस्पॉन्सेज आ गए तो रिस्पॉन्सेज 2 कैटेगरीज होती हैं, तो इस वजह से आपके पास जो डेटा है वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। सही है। ये लिखा भी है कि such variable are thus essentially a device to classify data into mutually exclusive categories such male or female.
Dummy variables can be incorporated in regression models just as easily as quantitative variable. As a matter of fact, a regression model may contain regressors that are exclusively dummy or qualitative in nature. Such models are called analysis of variance. यहाँ पर इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाला इसको थोड़ा सा सर्च करें, मेरे ख्याल से ये एनालिसिस ऑफ ये इनकोवा है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। आई डोंट थिंक दैट दिस इज इनोवा। इसको थोड़ा सा आप लोग बुक के साथ कंफर्म कर लें, सही है। तो अगर आपके पास डमी वेरिएबल्स हैं और आपको ये लग रहा है कि कुछ डमी वेरिएबल्स भी हमारे रिग्रेशन मॉडल में होने चाहिए, तो डमी वेरिएबल को रिग्रेशन मॉडल में इंट्रोड्यूस करना ये इजी काम है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिस तरह आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल वाला मॉडल बनाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हो गए, मतलब वो डमी वेरिएबल हो गए, तो उसको भी आप बहुत आसानी के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आगे एक दो एग्जांपल को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अभी एग्जांपल है, एग्जांपल 9.1, इसको आप बुक से पढ़ लें तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराता हूँ इसी एग्जांपल को। पब्लिक स्कूल टीचर सैलरीज बाय जोग्राफिकल रीजन। यहाँ पर इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में जो जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो जोग्राफिकल रीजन पे जो है वो डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक टीचर रूरल एरिया में है, मैंने आपको बोर्ड पे कुछ एग्जांपल भी लिखवाया था, अगर एक टीचर रूरल एरिया में है तो उसकी जो सैलरी है वो अर्बन वाले से जो है ना वो या वो कम होगी या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ज्योग्राफिकल रीजन को ये बताया है कि टीचर की जो सैलरी है वो ग्रेड पे, उनकी एज पे, उनके एक्सपीरियंस पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ज्योग्राफिकल रीजन पे भी डिपेंडेंट है। अच्छा जी, चलिए पढ़ते हैं एग्जांपल को फॉर्मली। Table 1.1 gives data on average salary in dollars of public school teachers in 50 states in the District of Columbia for the year 1985. These 51 areas are classified into three geographical regions: North, East, and North Central, South, एंड थर्ड वन वेस्ट। जो रीजन है 51 स्टेट जो है, इनको 51 स्टेट को इन्होंने तीन रीजन में डिवाइड किया है। तीन रीजन कौन कौन से है? नंबर 1 पे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल है जिसमें 21 स्टेट्स है टोटल। फिर 2 पे दो दो सेकंड रीजन जो है वो साउथ है जिसमें 17 स्टेट्स हैं, और थर्ड जो है वो वेस्ट है जिसमें 13 स्टेट्स हैं। For the time being, don't worry about the format of the table and the other data given in the table. ये सैलरी है, ये स्पेंडिंग है। स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट जो है वो कितनी स्पेंडिंग पर पेपर करती है या पर स्कूल करती है, इसकी जो डिटेल है वो आगे आ जाएगी। फिर D2 1 है, D3 0 है। फिर अगेन यहाँ पर सैलरी है, स्पेंडिंग है, D2 है और D3 है। सही है। यहाँ पर नीचे नोट में लिखा है D2 इक्वल टू 1 फॉर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल। वो स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में है तो उसको हमने 1 किया है, और अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में नहीं है तो वो फिर 0 है। ये D2 के लिए है। 1 आप कहाँ पर लगाएंगे? अगर एक टीचर जॉब कर रहा है और उसका जो जॉब है वो या वो नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ सेंट्रल में है। अगर वेस्ट में है तो वो 0 होगा, और अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेंट्रल में है तो वो 1 होगा। इसी तरह एक और डमी वेरिएबल हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है जो कि D3 है। D3 अगर वेस्ट में एक टीचर जॉब कर रहा है, सॉरी साउथ में, अगर साउथ में, ऊपर भी साउथ वाला 0 होगा। देखो D2 1 फॉर द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल और 0 अदरवाइज। मतलब यहाँ पर प्रीवियस पेज पे अगर आप देखें तो तीन कैटेगरीज हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, साउथ एंड वेस्ट। तो अगर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। फिर D3 आपका 1 है, D3 1 होगा अगर टीचर जो है वो, अगर स्टेट जो है साउथ में है, अदरवाइज वो 0 है। इसी तरह ये कंटिन्यूज है। ये यहाँ से स्टार्ट है, सैलरी $19,583 है, फिर 2263 एंड सो ऑन, and the last one is 25,845.
अच्छा जी, suppose we want to find out if the average annual salary AAS, which means annual average salary of public school teachers differs among the three geographic region of the country. If you take the simple arithmetic average of the average salaries of the teachers in the three regions, you will find that these averages for the three regions are as follows: $2444.14, ये नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल में जो टीचर काम कर रहे हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो ये है। फिर साउथ की जो एवरेज सैलरी है वो ये है, और फिर वेस्ट की जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पर ये है। दीज नंबर्स लुक डिफरेंट बट आर दे स्टेटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर ये तीन वैल्यूज तो डिफरेंट है, मगर क्या ये स्टेटिस्टिकली डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ पर ये जो 24,424.14 है, ये असल में उन टीचर्स की एवरेज सैलरी है जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल वाले जो D211 है, तो मतलब 19,583 से लेके आप आ जाएं 22,644 तक, इनको ऐड करें और नंबर पे डिवाइड करें। इसी तरह जो दूसरा आपके पास जो 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 सेकंड वन आपके पास इन्होंने दिया है, ये तो ये साउथ वाला है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, फिर साउथ वाला और फिर वेस्ट वाला। सही है। अच्छा जी, so these numbers look different, but are they statistically different from another? There are various statistical techniques to compare two or more mean values, which generally go by the name of analysis of variance, but the same objective can be accomplished within the framework of the regression analysis. यहाँ पर हम एक regression model fit करते हैं yi equal to beta 1 plus beta 2 di plus beta 3 d3i and plus ui। यहाँ पर yi क्या है? एवरेज सैलरी या एवरेज सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर इन स्टेट आई। D2 क्या है? 1। यहाँ पर भी हमने D2 को डिफाइन किया, 1 है अगर states is in the north east or north central, 0 otherwise, that is in other regions of the country। फिर D3 जो है वो 1 है if the states in the south, 0 otherwise, that is in other regions of the country। और जो regions है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल, फिर नंबर 2 वो है साउथ एंड नंबर 3 जो है वो वेस्ट है। तो यहाँ पर जो जो D2 है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल जो है ये यहाँ पर 1 है, और अगर एक टीचर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल के अलावा अगर वो साउथ में जॉब कर रहा है ये, या अगर वो वेस्ट में जॉब कर रहा है तो वो 0 है। इसी तरह D3 1 है अगर एक टीचर साउथ में जॉब कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अगर एक टीचर वेस्ट में जॉब कर रहा है या अगर वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेंट्रल में जॉब कर रहा है तो वो हमारे पास 0 है। सही है। 0 अदरवाइज, दैट इज इन अदर रीजन। तो अदर रीजन यहाँ पर कौन कौन से होंगे? एक नॉर्थ ईस्ट और एक नॉर्थ सेंट्रल और दूसरा हमारे पास वेस्ट होगा। D2 के केस में अदर रीजन कौन से होंगे? अदर रीजन हमारे पास साउथ और वेस्ट होगा। सही है। तो अगर आप एवरेज बनाते हैं यहाँ पर ये जो 24,424, 22,894 एंड 26,15.62, तो आप यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। ये फर्स्ट 1 वाले आप एवरेज करेंगे तो ये एक टीचर कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में, तो ये इसका एवरेज आ गया। सेकंड, आपको अगर साउथ का एवरेज चाहिए तो D3 1 है तो टीचर साउथ में जॉब करे, तो D3 ये 1 वाला ये यहाँ से स्टार्ट करे D3 1, तो 24,624 फिर प्लस 27,186 प्लस 33,990 प्लस 23,382 प्लस 26,27 से लेके आप आ जाएं 25,160 तक, और जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है उस पे आप डिवाइड करें। अब थर्ड वन, आपको वेस्ट वाला एवरेज चाहिए, तो देखें वेस्ट वाला एवरेज आपके पास कौन सा होगा? वेस्ट वाला जी ये आप खुद से करें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेस्ट। क्लियरली मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं
कि यहाँ पर जो D3 है, जो 1 1 है, वो साउथ है। D3 1 1 क्या है, वो साउथ है। D2 ये 1 1 क्या है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट है, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल है ये वाला। D2 1 1 कौन सी कैटेगरी पे दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल। तो अगर D3 में ये जो ऊपर वाले जीरो हैं, तो ये तो आपका वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि D2 में आपने इसको डिफाइन किया है कि ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल है। तो अंडरस्टूड बात है कि D3 में जो जीरो वैल्यू है, ये वैल्यूज 22,482 से लेके आपका 25,845 से, ये आपके वो टीचर हैं जो कि वेस्ट में जॉब करें। तो आप इसको ऐड करो, नंबर पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये जो वेस्ट वाला है, ये 25,26,158.62, ये आपके पास एवरेज जो सैलरी है वो आ जाएगी। अब ये हमारा मॉडल डिफाइन हो गया 9.2.1 में, सही है। इस मॉडल पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इस मॉडल को। नोट दैट 9.2.1 इज लाइक एनी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। जिस तरह और आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, वो इसी तरह आपके पास ये भी एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। कंसिडर प्रीवियस, जिसको हमने प्रीवियसली पढ़ा, एक्सेप्ट दैट instead of a quantitative regressors, we have only qualitative or dummy regressors taking the value of 1 if the observation belongs to a particular category and 0 if it does not belong to that category or group. Hereafter, we shall designate all dummy variables by the letter D. Table 9.1 shows the dummy variable thus constructed. What does the model 9.2.1 tells us? Tell us, assuming that the error terms satisfy the usual OLS assumptions on taking expectation of 9.2.1 on both sides we obtained. यहाँ पर ये जो 9.2.1 मॉडल, इस पे हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, एंड बाय कीपिंग D2 इक्वल टू 1। अगर आप D2 को 1 करें, D2 को 1 करें और D3 को 0 करें, D2 1, D3 0, और जब आप एक्सपेक्टेशन लगाएं, तो यहाँ पर हमने बताया है कि कीपिंग ऑल द assumptions of the OLS on the error term, so which mean that expected value of ui equal to 0, so we have expected value of yi for the given value of D2 equal to 1, D3 equal to 0, which is equal to beta 1 plus beta 2. अब नेक्स्ट स्टेज पे D3 को 1 करें, सॉरी D3 को 1 करें and D2 0 करें, so we have beta 1 plus beta 3, again expected value of ui जो है वो आपका 0 हो गया। So we have 9.2.2 and we have 9.2.3। अब इसका क्या मतलब है, 9.2.3 का मतलब है कि वी केप्ट D2 इक्वल टू 1। तो D2 इक्वल टू 1 का क्या मतलब था कि वो टीचर जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं, तो ये जो बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, ये उन टीचर्स की सैलरी होगी, मेन सैलरी कौन से टीचर्स की, जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में जॉब कर रहे हैं। बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये क्या है, ये वो टीचर्स हैं, ये उन टीचर्स की मेन सैलरी है जो कि साउथ में जॉब कर रहे हैं। अब अगर हम दोनों को 0 करें, इफ वी पुट D2 इक्वल टू 0 एंड D3 इक्वल टू 0, यहाँ पर थर्ड वन में देखें तो आपके पास बीटा 1 आ गया, विच मीन दैट दिस इज द मीन सैलरी ऑफ ए पब्लिक स्कूल टीचर इन द वेस्ट। सो वी हैव 9.9.1, the actual regression model. We have 9.2.2. This is the mean salary of public school teacher in North East and North Central. We have 9.2.3, which is the mean salary of public school teachers in the South, and we have 9.2.4, which is nothing but the mean salary of public school teacher in the West. Okay. Now, you have to verify this result 9.2.5। इसको आपने, इस रिजल्ट को आपने वेरीफाई करना है by just entering this data, salary, फिर D2 and D3। इस डेटा को आप आर स्टूडियो में इन करें, इसको आप इन करें आर स्टूडियो में और रिग्रेशन रन करें। सो यू हैव दिस रिजल्ट, जिसमें आपका जो आपकी जो बीटा 1 है वो 26,1582.62 एंड बीटा 2 हैट -1734.47 and beta 3 had, which is 32 -3264.61. In other words, the mean salary of public school teachers in the West is given by the intercept beta 1 in the multiple regression 9.2.1, and the slope coefficients beta 2 and beta 3 tell how
tell by how much the mean salaries of teachers in the northeast and north central and in the south differ from the mean salary of teachers in the west. But how do we know if these differences are statistically significant? Before we answer this question, let us present the results based on the regression 9.2.1. Using the data given in table 9.1, we obtained the following results. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो रिजल्ट हैं ये आप इसको वेरीफाई करें और फिर आप ये बताएं कि स्टेटिस्टिकली बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है विद द हेल्प फ्रॉम द यूजुअल टी टेस्ट। 0.000 के ऊपर स्टार है, स्टार का मतलब है कि these are significant, this value is less than the pre-specified value of 0.05, so our H naught, that is beta 1 equal to 0, will be rejected. Second case be 0.2323230 and third one 0.0349, तो इसको भी सॉरी ये आपके पास p वैल्यूज हैं, ये वाले ये p वैल्यू है ये सारे, तो इसको आप इजीली वेरीफाई करें एंड बताएं कि आपका जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है। सही है, ये आपका टास्क हो गया। आपने मुझे ये बताना है कि ये अक्सर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट देता हूँ, आपको कहता हूँ कि इस पे आप डिसीजन ले लें। ये आगे जो है ना ये थोड़ा सा डिफाइन भी होगा, आप थोड़ा सा बुक देख लें। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफ है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये जो बीटा 1 हैट है 26,158, 26,158 ये वाला। Second, northeast and north central 24,424, that is beta 1 hat and plus beta 2 hat. ये आपका बीटा 1 हैट है 26,158.62 और ये आपका बीटा 2 हैट है 1734, तो बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट, तो बीटा 2 हैट नेगेटिव है तो वो बीटा 1 हैट से माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस वन। एंड इन द थर्ड केस, साउथ वाला केस जो है ये वेस्ट था। जिस तरह अगेन आप यहाँ पर आ जाएं, बीटा 1, तो बीटा 1 तो पैरामीटर है, इसका एस्टिमेट अंडरस्टूड बात है, बीटा 1 हैट है तो बीटा 1 हैट क्या होगा, वो मीन सैलरी होगी पब्लिक स्कूल टीचर की। फिर आपने रिग्रेशन रन किया, आपने बीटा 1 हैट फाइंड किया, आपने बीटा 2 हैट फाइंड किया। अब आप बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट इन दोनों को आप प्लस करेंगे, बीटा 1 हैट और प्लस बीटा 2 हैट को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल के टीचर्स के पब्लिक स्कूल टीचर्स की मीन सैलरी होगी। ये यहाँ पर आपने रिग्रेशन रन किया, you have beta 1 hat, you have beta 2 hat, you have beta 3 hat, so just find these values given in the 9.2.2, 9.2.3 and 9.2.4। अच्छा, सो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये यहाँ पर आपका साउथ वाला हो गया सेम। इसमें थोड़ा सा आई थिंक फर्क है, थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो आप देखें, अगर फर्क भी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट है वो ही आएंगे। अच्छा, एड दिस रिग्रेशन रिजल्ट शो एज दिस रिग्रेशन रिजल्ट शो द मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन द वेस्ट इज अबाउट, ये वही बात इन्होंने इंटरप्रेट की है जो मैंने आपको बताया। The actual mean salary in the last two regions can be easily obtained by adding these differential salaries to the mean salary of the teacher in the West, as shown in equation 9.2.3 and Doing this, we will find that the mean salary in the latter two regions are this and this. But how do we know that these mean salaries are statistically different from the mean salary of teachers in the West? The comparison category, that is easy enough. All we have to do is to find out if each of the slope coefficient in 9.1 is statistically significant or not. यहाँ पर आप देखें स्लोप कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अगर स्लोप कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो आप बताएंगे कि इनमें जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। बट हाउ डू वी नो that these mean salaries are statistically different from the mean salary of teacher in the West? The comparison category, यहाँ पर comparison category क्या है, that is West, वो कैटेगरी जिसके लिए आप कोई भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते, वो आपके पास जो है वो जिसको हम बेंचमार्क कैटेगरी भी कहते हैं या उसको हम कंपैरिजन कैटेगरी भी कहते हैं। यहाँ पर आपने वेस्ट के लिए कोई भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया तो कंपैरिजन कैटेगरी जो थी
आपके पास वो वेज थी। It is easy enough. All we have to do is to find out if each of the slope coefficient in 9.25 is statistically significant. 9.2.5 में आपने बताना है टी टेस्ट के बेस पे कि आपके पास कौन कौन सा जो है बीटा 1 हेड, बीटा 2 हेड, बीटा 3 हेड में कौन कौन से जो है वो बीटास सिग्निफिकेंट है और कौन कौन से इनसिग्निफिकेंट है। A caution is in order in interpreting these differences. The demi variables will simply point out the differences if they exist, but they don't suggest the reasons for the differences. आपको कभी भी वो रीजन नहीं बताएगा, जस्ट आपको बताएगा कि डिफरेंसेस है कि नहीं है। Difference in education levels, in cost of living indexes, in gender and race may all have some effect on the observed differences. Therefore, unless we take into account all the other variables that may affect a teacher's salary, we will not be able to pin down the causes, the cause or the causes of the differences. अच्छा, डेमी वेरिएबल को यूज करने में कौन कौन से क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये है 7 बातें हैं जिनको आपने जो है 7 चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है जब आप डमी वेरिएबल को अपने रिग्रेशन मॉडल में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपका एग्जांपल हो गया। मैं लेंथी लेक्चर आपको नहीं देता, क्योंकि जब मैं लेंथी लेक्चर देता हूं तो फिर वो जो है ना वो स्टूडेंट बोर होते हैं उस वीडियो को देख के। तो इस वजह से यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। ये मैंने आपको डमी वेरिएबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया और फिर डमी वेरिएबल का मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया। ये एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा आप बुक में पढ़ लें, रीड करें, और जो रिग्रेशन मैंने आपको काम दिया इस रिग्रेशन मॉडल को आप आर स्टूडियो में रन करें और मुझे जो है अपना रिजल्ट जो है वो मुझे सॉफ्ट फॉर्म में मेरे यहाँ ईमेल करें, या आपका अगर मेरे आपका व्हाट्सएप है तो उस पे करें। मैं आपका जो हमारा ग्रुप है ना, तो जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो ग्रुप में ओपन रखूंगा। जब आप उस पे सेंड करेंगे अपने काम को तो उसके बाद वो क्लोज होगा। तो ये आपका काम हो गया। ये डेटा आप एंटर करें आर स्टूडियो में और जो रिजल्ट है 9.2.5 उसको वेरीफाई करें, और साथ साथ में ये बताएं कि जो बीटा 1 हैड, बीटा 2 जो बीटा 3 हैड है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ओके, ये आपका लेक्चर था टुडे, इसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो काइंडली आप इसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुन ले। डेमी वेरिएबल क्या है, क्यों क्यों है, और हम डमी वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका नेचर क्या है, ये 9.1 फिर और 9.2 में नोवा मॉडल जिसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा और वो एग्जांपल था पब्लिक स्कूल टीचर सैलरी बाय जियोग्राफिकल रीजन। ओके, इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर आपको जो है ना वो रिकॉर्ड करके फिर वो भी मैं डाउनलोड कराऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे साउंड। और जो है कोरोना की जो एसओपीज हैं काइंडली उसको फॉलो करें। आप यंग है, आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा, मगर अल्लाह ना करे अगर आपके वालदेन है या कोई आपके जो ना नाना नानी दादा दादी है, और अगर वो बूढ़े हैं या बूढ़े तो होंगे ही, ये अगर उसको कोई जो है ना वो मेडिकल कोई हिस्ट्री है तो उसके लिए रेंजेस हैं, तो काइंडली आप केयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।